हाय गाइस, वेलकम टू द आईएएस मैनुअल। मेरा नाम है अनाहत कलसी। आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे जेनेटिक्स, हेरिडिटी एंड इनहेरिटेंस। इससे पहले हम सेल का लेक्चर देख चुके हैं, ठीक है। तो आज हम कवर करेंगे जेनेटिक मटेरियल के बारे में, डीएनए, आरएनए, जीन, क्रोमोसोम्स। फिर देखेंगे लॉज ऑफ इनहेरिटेंस, और फिर ये जो कॉन्सेप्ट होता है आपका डीएनए मेक्स आरएनए मेक्स प्रोटीन, वो कवर करेंगे, ठीक है। तो अगर एक लेक्चर में ज़्यादा लेंथी हो रहा हुआ तो वी विल डू दिस पार्ट एज ए सेपरेट लेक्चर, ठीक है। तो शुरू करते हैं। तो हमें ये देखना है कि जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, कहाँ होता है। तो सेल में आपका जो न्यूक्लियस होता है, दैट इज़ वेयर द जेनेटिक मटेरियल इज़। तो इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ डीएनए, ठीक है, आपका डायऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। अब ये डीएनए जो है, इसके एक सेगमेंट को आप बोलोगे जीन, विच कोड्स फॉर पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। ये मैं अभी आपको इंट्रोड्यूस कर रही हूँ, मैं एक एक करके सभी चीज़ें अच्छे से समझाऊंगी, ठीक है। अब क्रोमोसोम आपका स्ट्रक्चर्ड डीएनए होता है, जो आपका पिक्चर में आता है ड्यूरिंग सेल डिवीजन। सेल डिवीजन के टाइम पे जो डीएनए है वो कुछ प्रोटीन्स की मदद से एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में आ जाता है, जिसको कि हम बोलते हैं क्रोमोसोम्स। कुछ इस तरीके से उनकी शेप होती है, ठीक है। तो एक हम सेल ले लेते हैं। सेल के अंदर एक न्यूक्लियस है, यहाँ कुछ जेनेटिक मटेरियल पड़ा है। ये जेनेटिक मटेरियल है डीएनए, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं, टेक्स्ट से हम इसको समझते हैं। तो ये वाली चीज़ तो मैंने आपको कवर करा दी, ठीक है। अभी इसका स्ट्रक्चर डीएनए का भी नहीं देखेंगे, अभी देखेंगे आगे जाके। और जीन जो है सेगमेंट होता है एक डीएनए का। तो डीएनए के बारे में जो कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, बहुत बार रिपीट हुए हैं, वो ये हैं। तो फर्स्टली, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरिंग एंड ट्रांसफरिंग जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। जो भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है आपकी, वो डीएनए में स्टोर्ड होती है, ठीक है। ये आपके हेरिडिटी कैरेक्टरिस्टिक्स को कंट्रोल करता है। तो कोई भी ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, जो कि आपका रिप्रोड्यूस कर रहा है थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, उसमें वो जो इंडिविजुअल है अपनी प्रोजनी को जो कैरेक्टरिस्टिक्स पास ऑन करेगा, विच इज़ इनहेरिटेंस होगी जो, ठीक है, दैट विल बी कंट्रोल्ड थ्रू डीएनए। या वो जो सारी इंफॉर्मेशन है वो सारी आपकी डीएनए के अंदर होती है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन आता है डीएनए के ऊपर कि किसने डिस्कवर किया था। तो दिस वाज फ्रेडरिक मैस्टर। ईयर याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, नहीं पूछते हैं। किसने डिस्कवर किया, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, फ्रेडरिक मैस्टर, ठीक है। अब हु वाज द फर्स्ट टू आउटलाइन द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, द डबल हीलिक्स मॉडल, ठीक है। तो ये किया था आपका वॉटसन एंड क्रिक ने, जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक, ठीक है। अगेन ईयर इज़ ऑफ नो सिग्निफिकेंस, बस आप साइंटिस्ट के नामों पे ध्यान दीजिए, जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस कर्क। तो इन्होंने जो है डीएनए का डबल हीलिक्स स्ट्रक्चर दिया, जिसको हम अभी आगे देखेंगे। तो डबल हीलिक्स स्ट्रक्चर में क्या है ना कि दो स्ट्रैंड्स हैं। वैसे तो इमेज में दिख रहा है, बट मैं एक बार ड्रॉ करके एक्सप्लेन करती हूँ, थोड़ा ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है। तो इस तरीके से दो स्ट्रैंड्स हैं, ठीक है। तो आप इमेजिन करो कि स्टेयर्स हैं, वो राउंड वाली स्टेयर्स होती है ना, सर्कुलर, ठीक है। तो इस तरीके की स्टेयर्स हैं। अब इसमें जो दो कॉर्नर्स हैं, ठीक है, ये आपके दो स्ट्रैंड्स हो गए, और ये जो हैं शुगर और फॉस्फेट के बने हुए हैं। तो हम इसमें बोलते हैं ऐसे कि शुगर फॉस्फेट की बैकबोन है डीएनए की, ठीक है। तो ये जो दोनों स्ट्रैंड्स हैं, इस तरफ भी दिस वन एंड दिस वन, ये जो दोनों स्ट्रैंड्स हैं आपके शुगर फॉस्फेट के बने हैं। अब इसमें जो सीढ़ियाँ हैं, ठीक है, अब सीढ़ियाँ इमेजिन करो इसमें, ठीक है। अब जो सीढ़ियाँ हैं
ये आपकी न्यूक्लियोटाइड्स हैं या इसके न्यूक्लिक एसिड बेसिस हैं। अब ये बेसिस कैसे हैं कि एक तरफ मान लो कि ए लगा हुआ है, अभी मैं क्लियर करूँगी ये होता क्या है, और इस तरफ मान लो जी है, फिर मान लो टी है। तो ये क्या है कि कॉम्प्लीमेंट्री ये बेसिस होते हैं, 4 होते हैं, ए सी जी टी, ठीक है, का एडनीन, साइटोजीन, गुआनिन और थायमीन। तो ये क्या है, जैसे ए है आपका, वो हमेशा आपका ऑपोजिट में उसके टी होगा, जी लगा हुआ है तो ऑपोजिट में सी होगा, टी लगा हुआ है तो ऑपोजिट में ए होगा, ठीक है। तो हमने सर्कुलर स्टेयर्स एक इमेजिन की, ऐसे हीलिक्स मॉडल जा रहा है। तो जो 2 स्ट्रैंड्स हैं ये आपके शुगर फॉस्फेट की बैकबोन है और बीच में उसके लगे हुए हैं न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है। आगे देखते हैं, इससे ज़्यादा डिटेल पूछते नहीं हैं, जैसे यहाँ पे दिखाया हुआ है कि हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं दोनों न्यूक्लिक एसिड बेसिस के बीच में, ठीक है, उतना जानने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपका दिखाया हुआ है कि इस इंटायर चीज़ को, यहाँ पे शुगर फॉस्फेट और आपका एक बेस लगा हुआ है, इसको न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। तो न्यूक्लियोटाइड्स या जो न्यूक्लिक एसिड बेसिस हैं, इनके ऊपर क्वेश्चन आता है, तो इनके नाम ज़रा ध्यान से देख लो, एडेनिन, साइटोजीन, गुआनिन एंड थायमीन। तो ये 4 होते हैं आपके डीएनए में, ए टी से लगता है और जी सी से। फिर आरएनए में क्या होता है कि जो थायमीन होता है इट इज़ रिप्लेस्ड विद यूरेसिल। तो इसमें होते हैं एडेनिन, साइटोजीन, गुआनिन और यूरेसिल, AGCU या ACGU। अब यहाँ पे डीएनए और आरएनए के स्ट्रक्चर को कंपेयर किया हुआ है। तो डीएनए होता है हमारा डायऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए होता है आपका राइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है। इसमें आपका डबल स्ट्रैंडेड शुगर फॉस्फेट की बैकबोन होती है, इसमें आपकी जनरली सिंगल स्ट्रैंडेड शुगर फॉस्फेट की बैकबोन होती है। इसमें आपकी डायऑक्सी राइबोस शुगर होती है, इसमें राइबोस शुगर होती है। डीएनए में आपका ACGT प्रेजेंट होते हैं, इसमें आपका ACGU प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। थायमीन को रिप्लेस करके यूरेसिल आ जाता है आरएनए में। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ लिखी हुई है मैंने, जिसको मैं एक्सप्लेन करूँगी जब हम आरएनए समझेंगे, पर फिर भी एक बार देख लेते हैं। तो दीज आर कंपाउंड्स प्रेजेंट इन डीएनए दैट फॉर्म अमीनो एसिड्स। तो ये मैंने इसलिए डाला है क्योंकि इसके ऊपर एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये जो आपने बेसिस देखे अभी, ठीक है, ACGT, ये आपके डीएनए में कोड्स हैं। ये कोडिंग कर रहे हैं किस चीज़ की, मोस्टली कोडिंग कर रहे हैं द प्रोटीन दैट इट वांट्स टू फॉर्म। सो डीएनए में एक छोटे सेगमेंट को आप बोलोगे जीन, तो ईच जीन इज कोडिंग फॉर ए पर्टिकुलर प्रोटीन, ठीक है। तो वो जो प्रोटीन है उसका कोड है ये जो आपके ACGT आपने अभी देखे, ठीक है। इसकी डिटेल हम करेंगे जब हम आरएनए के बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे, सेम ही चैप्टर में कवर होगा ये, बट अभी हम क्वेश्चन देख लेते हैं आगे। तो ये मैंने दिखाया हुआ है। वैसे तो अगर आपने न्यूट्रिशन के सेक्शन में प्रोटीन का लेक्चर देखा हो तो आपको अच्छे से पता होगा कि किस तरीके से प्रोटीन जो है फॉर्म होता है। तो अमीनो एसिड्स की चेन्स आपकी पेप्टाइड चेन्स बनाती हैं जो फिर फाइनली आपके प्रोटीन को फॉर्म करती हैं। अब इसमें देखो पूछा गया है, तो ये तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट प्रेजेंट इन डीएनए। तो एडेनिन, गुआनिन, थायमीन तो होते हैं, यूरेसिल आपका डीएनए में नहीं होता, आरएनए में होता है, ठीक है। तो दिस इज़ द आंसर। फिर एक क्वेश्चन नेक्स्ट पूछा गया है, ये UPPCS का क्वेश्चन है कि विच कंपाउंड प्रेजेंट इन डीएनए डज नॉट इनकोड फॉर अमीनो एसिड्स। एक्चुअली पूछा गया था डज नॉट फॉर्म, मैंने ये इनकोड फॉर डाला है फॉर योर इजी अंडरस्टैंडिंग। तो द कंपाउंड प्रेजेंट इन डीएनए जो कि अमीनो एसिड नहीं बनाता। तो पहले तो ये पता होना चाहिए कौन से हैं जो बनाते हैं। तो जो डीएनए में ACGT होते हैं दे एनकोड फॉर प्रोटीन्स। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि दे हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स। तो ऑप्शंस इसमें दिए गए थे एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और टायरोसाइन। तो थायमीन की जगह टायरोसाइन दिया गया है कंफ्यूज करने के लिए। तो टायरोसाइन वुड बी द आंसर, दिस हैज़ नो रोल इन फॉर्मेशन ऑफ अमीनो एसिड्स। तो टायरोसाइन खुद आपका जो है एक नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड होता है,
ठीक है, यानी कि ऐसा अमीनो एसिड जो कि बॉडी खुद से प्रोड्यूस कर सकती है। अगर आपने प्रोटीन का लेक्चर देखा हो तो आपको याद होगा, जीएसटी हमने निमोनिक से याद किया था कि ये आपके नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं कि शुगर प्रेजेंट इन डीएनए, तो ये तो हमने अभी कवर किया, डेऑक्सी राइबोस और आरएनए में आपका राइबोस शुगर। ये दोनों क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुए हैं, सिंपल से हैं पर ध्यान रखना चाहिए। फिर उसके बाद डीएनए जो इन्फॉर्मेशन स्टोर करता है उसके ऊपर एक क्वेश्चन आया हुआ है कि ऐसा क्या है डीएनए में दैट डीएनए इतना सारा जो है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन स्टोर कर पाता है विच इज़ पास्ड ऑन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। ठीक है, तो ऐसा क्या है डीएनए में स्पेशल? तो डीएनए में ये जो कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग ऑफ द 2 स्ट्रैंड्स है ना, जो आपका मैंने न्यूक्लियोटाइड दिखाया था कि इधर शुगर फॉस्फेट की बैकबोन लगी हुई है और जैसे मान लो उसमें ए इधर लगा हुआ है, तो ये आपका कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होता है ना, इसका ए का टी के साथ, ठीक है, उसके बाद जी का आपका सी के साथ। तो ये जो 2 स्ट्रैंड्स वाली चीज़ है, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग है उसमें, this makes it uniquely suited to store this much of information, genetic information, जो कि जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन होती रहती है। ठीक है, आगे क्वेश्चन देख रहे हैं। पहले कौन से ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने कि ये अचीव किया कि डीएनए को लैब में बना ले? तो दिस वाज आर्थर कॉर्नबर्ग। तो हम ये वाले चैप्टर के बाद ना एक और चैप्टर करेंगे जिसमें कि हम साइंटिस्ट और जो फर्दर एडवांसमेंट्स हुई हैं ना जेनेटिक्स में, जो भी साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन रहा है उसके बारे में देखेंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जिसमें वो मैच द फॉलोइंग पूछ लेते हैं कि ये पर्टिकुलर जेनेटिक्स रिलेटेड जो भी रिसर्च है, डिस्कवरी है, ये कौन से साइंटिस्ट ने की। तो हम वहाँ पे देखेंगे वैसे आर्थर कॉर्नबर्ग के बारे में और ट्रिक से भी उनको याद करेंगे। तो यहीं पे मैं बता देती हूँ कि ट्रिक हमने क्या यूज़ किया है ना, कि पॉपकॉर्न से हमें एसोसिएट करना है। तो पॉपकॉर्न कैसे होता है कि अगर आपको कुकिंग नहीं भी आती, पॉपकॉर्न तो बड़ी इजीली बड़ी जल्दी बन जाता है ना। तो जैसे पॉपकॉर्न एकदम रेडी टू ईट है टाइप चीज़ है, बड़ी जल्दी बन जाता है, वैसे ही आर्थर कॉर्नबर्ग पॉपकॉर्न कॉर्न से एसोसिएट करना है, इन्होंने आपका डीएनए लैब में सिंथेसाइज कर दिया। दिस वाज एन इन विट्रो थिंग, मतलब कि ऐसा नहीं है कि ये आर्टिफिशियल डीएनए था, आर्टिफिशियल डीएनए किसी और ने किया, वो हम बाद में देखेंगे। इन्होंने इन विट्रो ही सिंथेसाइज किया था डीएनए को, आर्थर कॉर्नबर्ग। आगे की क्वेश्चन आता है कि कौन सा ऐसा वर्क प्रोफाइल है जिसमें कि डीएनए डैमेज होने का एक बहुत ही रिस्क रहता है। तो जो एक्सरे टेक्नीशियंस होते हैं आपके, दे रन द रिस्क ऑफ परमानेंट डैमेज इन देयर सेल्स डीएनए। तो उनका जॉब ही ऐसा है कि दे आर मतलब प्रोलॉन्ग एक्सपोजर होगा एक्सरेज का, ठीक है, जो एक्सरे टेक्नीशियंस होंगे उनके लिए, ठीक है, तो उनके जो सेल का डीएनए है वो डैमेज हो सकता है। आगे चलते हैं, अब हम देख रहे हैं इनहेरिटेंस के बारे में। तो लेट्स टॉक अबाउट द फादर ऑफ जेनेटिक्स, ग्रेगर जोहन मेंडल, जो कि अपने सरनेम मेंडल से ज़्यादा फेमस है। तो उन्होंने क्या ऐसा कॉन्सेप्ट दिया, ढूंढा, डिस्कवरी की, क्या किया कि ही इज़ नोन एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स? तो बेसिकली बिफोर मेंडल एंड हिज रिसर्च देयर वाज नो फील्ड सच एज जेनेटिक्स। ही लेड द फाउंडेशन ऑफ दिस फील्ड, ठीक है। तो इन्होंने कॉन्सेप्ट ऑफ जीन दिया। माइंड यू, जो नाम जीन है वो इन्होंने नहीं दिया, ठीक है, बट द इंटायर कॉन्सेप्ट विच वॉज लेटर नेम्ड एज जीन, तो इन्होंने तो कहा हेरिडिटरी फैक्टर्स, बट हम जीन बोल के ही इसको समझेंगे। तो ही गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ जीन कि जो आप ये कह रहे हो ना कि फादर या मदर से चाइल्ड में जेनेटिक इन्फॉर्मेशन पास ऑन हो रही है, हेरिडिटरी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो पास ऑन हो रहे हैं, वो एक्चुअली जीन्स के थ्रू हो रहे हैं। तो जीन वो चीज़ है जो कि आपके हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स को कैरी कर रही है, या आप कह लो एनकोड कर रही है, ठीक है। तो ही गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ जीन्स। इन्होंने कहा कि जीन्स जो हैं पेयर्स में आते हैं, मतलब एक चाइल्ड है, मतलब आप अपनी बात करो, ठीक है, यू पिक्चर योर सेल्फ,
तो आपके जो पेरेंट्स हैं, सो वन जीन फॉर एवरी कैरेक्टरिस्टिक. मान लो आई कलर इज बड़ा ये बेस्ट एग्जांपल रहता है क्योंकि थोड़ा सिंपल टू अंडरस्टैंड होता है. तो अपना आई कलर लगाओ. मान लो कि आपका आई कलर है ब्राउन. ठीक है. अब आपकी फादर का आई कलर था ग्रीन, और एक्चुअली कोई भी रहा उनका, आपको अपने फादर से जो आई कलर पास ऑन हुआ इन योर जीन्स दैट वाज ग्रीन. ठीक है. और मदर से जो पास ऑन हुआ दैट वाज ब्राउन. नाउ इन योर बॉडी यू हैव टू जीन्स. ठीक है. एक ग्रीन आई कलर वाला, एक ब्राउन आई कलर वाला, बट यू आर ए ब्राउन आइड पर्सन. ठीक है. तो जीन्स कम इन पेयर्स. बोथ दोज जीन्स आर पास्ड ऑन टू द प्रोजेनी, एक फादर से एक मदर से, एंड वन इज शोन इन द फिजिकल फॉर्म. ठीक है. थोड़ा और डिटेल में समझेंगे इसको आगे, पहले कुछ क्वेश्चंस कवर कर लेते हैं. तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो इन्होंने जो काम किया उस रिसर्च का क्या नाम था. तो व्हाट ही डिड, ये इन्होंने प्लांट के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किए, तो प्लांट हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किए. तो दिस हिज वर्क वाज कॉल्ड एक्सपेरिमेंट्स इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन. अब कौन से ऐसे प्लांट के ऊपर इन्होंने जो है अपने सारे एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए. तो गार्डन पी प्लांट, जिसका कि साइंटिफिक नेम आपका हो गया पीसम सैटिवम. ठीक है. अब इन्होंने जो लॉज ऑफ इनहेरिटेंस दिए ना, दे वर बेस्ड ऑन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ठीक है. जब हाइब्रिड ऑर्गेनिज्म बन रहा है, एक मदर है एक फादर है, और दोनों से कैरेक्टरिस्टिक्स पास ऑन हो रहे हैं चाइल्ड में, एक हाइब्रिड ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो रहा है. फिर देन ही गेव द 3 फंडामेंटल लॉज ऑफ इनहेरिटेंस. तो इन्होंने कॉन्सेप्ट ऑफ जीन्स तो दिया ही, साथ ही अब वो जो जीन्स के थ्रू इनहेरिटेंस हो रहा है उसके जो बेसिक कंट्रोल जो हो रहा है उसका थ्रू सर्टन लॉज दैट इट्स फॉलोइंग, वो भी मेंडल ने दिए. तो देखते हैं. तो पहले हम समझते हैं दिस वन, द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. इसका मतलब ये है कि एवरी चाइल्ड हैज़ ए जीन, हैज़ 2 जीन्स. ठीक है. फॉर ए पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक. जैसे हम ये आई कलर वाले एग्जाम्पल पे वापस आते हैं. तो आपके आई कलर के लिए, ठीक है, आपके पास 2 जीन्स हैं. एक आपकी मदर से आई है, एक आपके फादर से आई है. मदर ने दिया है आपको ब्राउन, फादर ने दिया है आपको ग्रीन. ठीक है. आपके पास 2 एलील्स हैं, पर अब आप अपने चाइल्ड को दोनों में से कोई एक ही दे पाओगे. ईदर द ब्राउन ईदर द ग्रीन. ठीक है. दोनों में से कोई एक ही आप अपने चाइल्ड को दे पाओगे, पास ऑन करोगे. ठीक है. तो जैसे ये हमने देखा ना कि 2 जीन्स होती हैं, तो अगर हम उसमें से एक ही की बात करें ना तो हम उसको एलील बोल देते हैं, यानी कि एक वेरिएंट. तो 1 ग्रीन एलील हो गया, ग्रीन आइड वाला एलील हो गया, दूसरा ब्राउन वाला. सिंपल सी चीज़ है, कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है. 2 जीन्स होते हैं. अगर आप एक की बात कर रहे हो, ठीक है, एक वेरिएंट की बात कर रहे हो उसके, तो उसको हम एलील बोल देते हैं. तो यहाँ जो डेफिनेशन लिखी है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की, वो कहती है कि हर इंडिविजुअल के पास 2 एलील्स होते हैं, यानी कि वो 2 जीन्स होते हैं, लेकिन वो एक ही एलील को, ठीक है, एक ही ऑप्शन को पास ऑन करता है अपने ऑफस्प्रिंग को. ठीक है. नेक्स्ट हम देखते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस. तो लॉ ऑफ डोमिनेंस में क्या होता है ना, वापस हमने यहाँ जो समझा था उस पर आते हैं. तो आपकी बात हो रही है, दिस इज़ यू. ठीक है. यहाँ पे जो बंदा है वो आप हो. तो आपके जो मदर हैं और फादर हैं, मदर ने आपको ब्राउन आई कलर दिया, फादर ने आपको ग्रीन आई कलर दिया. ठीक है. आपने अपने चाइल्ड को दोनों में से कोई एक लॉटरी सिस्टम से पास ऑन किया, बट यू योरसेल्फ आर ब्राउन आइड. दैट मीन्स आउट ऑफ दीज 2 ब्राउन इज द डोमिनेंट ट्रेट. ठीक है. तो कहने का मतलब ये है कि जब भी आपके, आई जस्ट क्लियर दिस अप एंड तो जो आपके 2 जीन्स होते हैं उसमें से एक आपका डोमिनेंट होता है और दूसरा आपका होता है रिसेसिव. ठीक है. तो अब इस लॉ ऑफ डोमिनेंस को पढ़ते हैं हम. हाइब्रिड ऑफस्प्रिंग जो होगा
वो सिर्फ डोमिनेंट ट्रेट ही अपने जो है फिनोटाइप में शो करेगा, ठीक है, मतलब खुद में जो शो करेगा फिजिकल प्रॉपर्टी में वो सिर्फ डोमिनेंट ट्रेट होगी, जो रिसेसिव वाली होती है वो शो नहीं होती, ठीक है। लास्ट लॉ देखते हैं विच इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ये कहता है कि अगर मान लो ये एक कैरेक्टरिस्टिक है आई कलर वाला और दूसरा कोई कैरेक्टरिस्टिक है, मान लेते हैं हम हेयर कलर का, ठीक है, तो उस टाइम पे मेंडल ने ऐसा कहा कि दिस विल बी इनहेरिटेड सेपरेटली एंड दिस विल बी इनहेरिटेड सेपरेटली। डेफिनेशन पढ़ते हैं हम। इनहेरिटेंस ऑफ वन पेयर ऑफ जीन्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ अनदर पेयर। बट जैसे जैसे आगे रिसर्च हुआ, साइंटिफिक एडवांसमेंट्स हुए, दूसरे साइंटिस्ट ने ऐसा पाया कि इस लॉ के बहुत से एक्सेप्शंस हैं। जैसे एक को मैंने मेंशन किया है कि जब हमने पढ़ा कि डीएनए जो है सेल डिवीजन के टाइम पे एक क्रोमोसोम की फॉर्म में होता है, तो अगर आपके दोनों जीन्स, ये आई कलर वाला भी यही है और ये हेयर कलर वाला भी यही है, ठीक है, इन दैट केस दे विल बी इनहेरिटेड टुगेदर, ठीक है, आपको दोनों चीज़ मिलेंगी। ये मैं जो हम इसका नेक्स्ट चैप्टर करेंगे जो साइंटिफिक एडवांसमेंट्स वाला, उसमें हम सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस को समझेंगे, जिससे कि ये चीज़ डिस्कवर हुई थी कि येस देयर आर एक्सेप्शंस टू दिस लॉ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखेंगे हम जीन्स की डेफिनेशन को। तो इसके ऊपर एक जो ये क्वेश्चन बार बार रिपीट किया जाता है, दैट इज़ कि यूनिट ऑफ हेरिडिटरी ह्यूमंस में क्या है, तो वो है आपका जीन, ठीक है। ये एक डीएनए का सेगमेंट होता है विच एनकोड्स फॉर सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। एलील मैंने आपको बता दिया, एलील के ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं आया हुआ, ये जस्ट आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि वन वेरिएंट ऑफ ए जीन को हम एलील बोलते हैं। ये सब चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी समझा चुकी हूँ। ये यहाँ मैंने फिर से इस इमेज को ऐड किया था ये दिखाने के लिए कि ये आपका सेल है, उसके अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में जेनेटिक मटेरियल ये डीएनए की फॉर्म में होता है। सेल डिवीजन के टाइम पे वो ऐसे क्रोमोसोम की फॉर्म में आ जाता है, ठीक है, रेडी हो जाता है सेल डिवीजन के लिए, ठीक है। फिर जीन्स में और क्वेश्चन ये आए हुए हैं कि जंपिंग जीन्स किसने डिस्कवर किए थे। तो देखो ये नहीं पूछा हुआ कभी भी कि जंपिंग जीन्स क्या होते हैं, क्या फंक्शन होता है। थोड़ा सा बेसिक देख लो कि क्या होते हैं, जस्ट अपने दिमाग में बिठाने के लिए, अदरवाइज तो आपको ये नाम याद करना है। दिस लेडी बारबरा मैकक्लिंटॉक, इन्होंने डिस्कवर किया कि जंपिंग जीन्स जैसी भी एक चीज़ होती है। तो हमने डीएनए का देखा कि एक ऐसे डबल हीलिक्स मॉडल होता है। आई एम रियली बैड एट ड्राइंग दिस, बट आप मान लो एक डबल हीलिक्स मॉडल होता है। तो इसमें से एक यूनिट ऑफ जीन्स, यूज अनदर कलर, एक यूनिट ऑफ जीन्स जो है उठ के कहीं और चले जाता है, अपने आप को कॉपी करके कहीं और जाके जुड़ जाता है डीएनए में, ठीक है। इसका जंपिंग जीन्स का दूसरा नाम है ट्रांसपोजॉन्स, ठीक है। तो ये बहुत एक मतलब रिसर्च हुई है रिसेंट कि जंपिंग जीन्स जैसी चीज़ भी एग्जिस्ट करती है, जो वन लोकेशन से दूसरी लोकेशन में जंप कर जाते हैं जीनोम के अंदर, खुद को रेप्लिकेट कर लेते हैं, कहीं भी इंसर्ट कर लेते हैं। ये उन्होंने मेज़ के ऊपर रिसर्च किया और ये चीज़ ढूंढी, उन्होंने डिस्कवर की, ठीक है। बस आपको नाम याद करना है, बारबरा मैकक्लिंटॉक। लेट्स गेट रिड ऑफ दिस रियली बैडली ड्रॉन डायग्राम और आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट एक क्वेश्चन आया हुआ है, पीसीएस के एग्जाम्स में अभी तक तो रिपीट हुआ मुझे दिखा नहीं, लेकिन आईएएस का क्वेश्चन है, प्लियोट्रॉपी क्या होती है। तो जब आपकी एक जीन दो से ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स को कंट्रोल करती है उसको हम कहते हैं प्लियोट्रॉपी, ठीक है। अब इसके बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है एल्बाइनिज्म। तो एल्बाइनिज्म में वो होता है ना जब मेलेनिन की कमी होती है बॉडी में, तो उसमें सिर्फ यही नहीं है कि वो सिर्फ स्किन कलर को इफ़ेक्ट करता है जो जीन है, और भी बहुत सारी चीज़ों को जैसे आईसाइट एंड अदर मैनी अदर थिंग्स उनको भी इम्पैक्ट करता है। तो दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ प्लियोट्रॉपी। नेक्स्ट देख रहे हैं हम जीन थेरेपी। तो वैसे तो हम जीन थेरेपी पढ़ेंगे जब हम करेंगे जेनेटिक इंजीनियरिंग का लेक्चर, ठीक है, जो हम करेंगे ये इसके बाद हम करेंगे
अदर साइंटिफिक एडवांसमेंट्स वाला, और उसके बाद करेंगे हम जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक है। तो उसमें हम देखेंगे कि जीन थेरेपी भी एक चीज़ होती है कि आप जेनेटिक इंजीनियरिंग का इस्तेमाल करके, ठीक है, जो भी ऐसा कोई पेशेंट है जिसमें कि कोई फॉल्टी जीन है और उसकी वजह से ही सफरिंग फ्रॉम ए डिजीज़, तो उसको ट्रीट किया जा सके, उसे कहते हैं जीन थेरेपी। तो हम करेंगे डिजीज़ के सेक्शन में जेनेटिक डिसऑर्डर्स, उसमें भी हम इसके बारे में और देखेंगे, पर जीन थेरेपी समझ लेते हैं एक बार। तो करेक्टिंग ए डिफेक्टिव जीन जो कि डिजीज़ कॉज कर रही है किसी पेशेंट में, अब कैसे, अब ये एक्चुअल क्वेश्चन है जो आया हुआ है। क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जीन थेरेपी में आप क्या करके, क्या टेक्निक यूज़ करके आप जो है ट्रीट कर सकते हो पेशेंट को। तो एक फॉल्टी जीन को रिप्लेस किया जा सकता है, कोई नया जीन ऐड किया जा सकता है, या फिर कोई फॉल्टी जीन को इनएक्टिवेट, साइलेंस किया जा सकता है, ठीक है। ये होती है आपकी जीन थेरेपी। आगे हम देख रहे हैं म्यूटेशन। तो 2-3 क्वेश्चन है जो म्यूटेशन के ऊपर आ रखे हैं वो देख लेते हैं। पहले समझ लेते हैं म्यूटेशन है क्या। तो जो हमने बेस सीक्वेंसेस देखे थे ना, ACGT, ठीक है, AT से लगा हुआ है, GC से लगा हुआ है, और ऐसे धीरे धीरे वो चलते जा रहा है सीक्वेंस और इनकोड कर रहे हैं चीज़ों के लिए। तो उस बेस सीक्वेंस में अगर चेंज हो जाए एक जीन के अंदर, कैसा भी चेंज हो, उसको हम कहेंगे म्यूटेशन। थोड़ा एक डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। तो देखो, ये आपका ओरिजिनल लगा लो और इस वाले को आप म्यूटेटेड देखो, ठीक है। तो यहाँ देखो, कुछ नहीं था, एक T ऐड हो गया, इंसर्ट हो गया, ये म्यूटेशन है। यहाँ पे एक T था, उसकी जगह हट के C आ गया, ये भी आपका म्यूटेशन है। फिर एक T था जिसको कि डिलीट कर दिया गया, ठीक है, डिलीशन भी आपका म्यूटेशन है। तो डुप्लीकेशन हो जाना, इन्वर्जन हो जाना, किसी भी तरीके का चेंज जीन के बेस सीक्वेंस में इज़ ए म्यूटेशन। अब ये म्यूटेशन का बहुत बड़ा रोल है, ठीक है, क्योंकि अब ये 3 क्वेश्चन देखो, इन तीनों का आंसर म्यूटेशन है। पढ़ते हैं। जेनेटिक वेरिएशन का कॉज क्या है? तो जीन्स का ब्लेंड होना, क्रोमोसोमल चेंजेस, शफलिंग ऑफ जीन्स, ठीक है, या फिर म्यूटेशन कह लो आप। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जेनेटिक वेरिएशन क्यों होता है? ठीक है, अगेन ब्लेंडिंग ऑफ जीन्स, शफलिंग ऑफ जीन्स, यानी कि म्यूटेशन हो जाना, ठीक है। मेन कॉज ऑफ लार्ज स्केल डाइवर्सिटी क्या है? जीन एंड क्रोमोसोमल म्यूटेशन। फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिंगिंग अबाउट द ओरिजिन ऑफ ए न्यू स्पीशीज़, यानी कि नई स्पीशीज़ जो आ जाती। ये देखो, बायोडाइवर्सिटी का क्या मीनिंग है? इतनी सारी जो डिफरेंट स्पीशीज़ हैं प्लैनेट पे, इतने सारे टाइप के एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, मरीन ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है। तो ये जो नई नई स्पीशीज़ प्रोड्यूस होती हैं, इसका मेन रीज़न क्या है? और भी रीजंस होते हैं, और भी चेंजेस होते हैं, बट म्यूटेशन इज़ द मेन कॉज, ठीक है। तो इस लेक्चर को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, ठीक है। इस चैप्टर का एक पार्ट 2 है जिसको कि हम नेक्स्ट लेक्चर में कैरी ऑन करेंगे, जो RNA वाला पार्ट है, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आपको हेल्प हुई हो, आपको चीज़ें समझ आई हों, तो प्लीज़ डू ड्रॉप अ लाइक ऑन द वीडियो। नहीं समझ आई हो तो कमेंट करिएगा, आई विल हेल्प यू, ठीक है।